ऐसा नहीं है कि कम संख्या है तो अच्छी भाषा काम नहीं हो सकती, अच्छी प्रतिनिधित्व तो हो नहीं हो। ये गलत बात है। इस मुल्क का अगर इसी तरह पॉपुलेशन बढ़ता रहा, आज 140 करोड़ हो गया है, कल 200 करोड़ हो जाएगा, तो संसद क्या पूरी दिल्ली को ही एक संसद बनाना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अब 3 या 4 बच्चों को पैदा करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। जहां पहले वो 2 बच्चे करने की बात करते थे, अब वो तीसरे या चौथे बच्चे पैदा करने के लिए सरकारी सहायता प्रदान करने की भी बात कर रहे हैं। क्या है इस पूरी सरकारी घोषणा के पीछे का गणित? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट शिवाजी सरकार जी। शिवाजी सरकार जी, जिस तरह से ये एक तरह की अपील चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं लोगों से, इसके पीछे क्या वजह आपको लगती देखिए, इसको लेके सभी पॉलिटिशियंस से लेके सोशल वर्कर्स, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट सभी बड़े परेशान हैं कि ये क्या कर दिया इन्होंने। इस तरह से जो वुमेन्स राइट्स एक्टिविटीज है वो कहते हैं ये तो इज वे टू एनस्लेव वुमेन। इस तरह की कई तरह की बातें लगातार चल रही है, और पूरे सोशल सेक्टर में एक बात ये हो रही है कि जब मुल्क में इस तरह की परेशानियां हैं, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू सारी चीजों को समझते हुए इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। और सभी वाकई वो कहते हैं कि जो इस तरह किया जा रहा है ये गलत है, ये सारी बातें हो रही है, पर कोई ये नहीं समझ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू एक बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और वो जो भी अपना काम करते हैं बहुत सुलझे हुए तरीके से और बड़े सॉफ्ट वे में वो कर जाते हैं। तो ये जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ, ये देखिए उनकी अभी बीजेपी के साथ अलायंस है, इसलिए सीधे सीधे कोई ऐसी चीज वो नहीं कह सकते या कर सकते हैं जो कि पार्टी के खिलाफ जाए। अलायंस में है वो, और वो भी जानते हैं कि जिस तरह की सियासत इस वक्त हो रही है उसमें उनको बहुत संभल के और फूंक फूंक के कदम भी रखना है। इसलिए रास्ता क्या बचा है? उनके सामने कई तरह की समस्याएं हैं। एक तो यह है कि चंद्रबाबू नायडू जिस तरह की शख्सियत है, चाहे यूनाइटेड फ्रंट के रजीम रहा हो, चाहे वाजपेयी के रजीम रहा हो, चाहे कोई भी बात का रजीम रहा हो, वो को ये पता है कि पॉलिटिक्स में कैसे संभल के आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस वक्त भी मैं समझता हूँ ये जो उन्होंने किया है, इसका जुड़ाव राजनीति से ज्यादा है। बच्चे बढ़ाने से उनका उतना मतलब है नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे कितना बढ़ाएंगे, और बच्चे बढ़ाने की जो राजनीति है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं, ये सारी चीजें पता है, पर तो उनको क्या बढ़ाना इसका है। मतलब ये समझा जाए कि जैसे जिस तरह का भी परिप्रेक्ष्य चल रहा है पॉलिटिकल में, उसमें परिसीमन की जो समस्या है उसके वजह से इस तरह का बयान दिया गया है? क्योंकि इस तरह का बयान दिया जाएगा, 40,000 रुपए हालांकि किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए काफी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इस चीज को गंभीरता से तो लेते हैं। तो क्या परिसीमन की वजह से जनसंख्या बढ़ाने की बात की जा रही है? ठीक है, आपने जो कहा है बहुत सही कहा है। 40,000 रुपए, 30,000 रुपए, 20,000 रुपए वन टाइम किसी बच्चे का क्या, नॉर्मली जो डिलीवरी का खर्चा है, बाकी बाकी चीजें छोड़ दीजिए, वो भी नहीं होता है पूरा। तो आपने जो कहा कि हाँ, परिसीमन से जरूर जुड़ा, डिलिमिटेशन से ये जरूर जुड़ा हो। पार्लियामेंट की जो सीटें बढ़ाई जा रही हैं एज पर पॉपुलेशन, यानी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये जो एक मुहावरा है, उसका जिस तरह से हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा लाभ तो मैं समझता हूँ जो गौ बलय या कायु बेल्ट जो है उनको हो रहा है। सबसे ज्यादा सीटें वहीं बढ़ेंगी, और वो बढ़ने के साथ साथ जो है, जो खास करके काउ बेल्ट कह लीजिए, हिंदी बेल्ट कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, उनका जो है एक राजनीतिक दबदबा जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ साथ दक्षिण के राज्य खास करके उन्होंने बहुत पिछले कई सालों से सोशल वेलफेयर स्कीम्स को ले लीजिए, चाहे फैमिली प्लानिंग के ले लीजिए, सभी चीजों में एवरेज राष्ट्रीय जो है उससे कहीं आगे बढ़े हुए हैं, और उन्होंने इस पे बहुत काम किया है। दक्षिण के नेता कहते भी है कि क्या हमने जो अच्छा काम किया है उसके सजा हमें दी जा रही है, ये भी बात सही है। सवाल है कि परिसीमन जो होगा, अब जिस तरह से इस वक्त आसाम में भी हुआ और परिश्रम जिस तरह से किया गया,
वो सिर्फ अनइथिकल नहीं, इलीगल भी, पर हुआ। तो ये सारी चीजों का एक दबदबा, एक डर, सभी कुछ है जो भारतीय राजनीति में, खास करके दक्षिण के राज्यों में नहीं, उत्तर के और उत्तर पूर्व के राज्यों में भी ये प्रश्न जो है बार बार उठ रहा है कि क्या हमें, सीधी सीधी बात जो दक्षिण में हो रही है, क्या हिंदी की गुलामी करनी है क्या? दूसरी चीज, पार्लियामेंट का संख्या बढ़ाने की क्या जरूरत? यूनाइटेड स्टेट्स का कांग्रेस है, अब पिछले जब से उनको इंडिपेंडेंस मिला है उन्होंने संख्या तो बढ़ाई, स्टेट्स जरूर बढ़े, संख्या तो बढ़ाई नहीं उन्होंने। यूरोप के तमाम उस पर चले जाइए, इंग्लैंड से लेके कहीं तक, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, जहां तक कहीं कहीं 1,000 साल का पुराना पार्लियामेंट भी, उन्होंने पार्लियामेंट बिल्डिंग भी नहीं थी, वही सी पार्लियामेंट बिल्डिंग में है, या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को भी नहीं चेंज किए, नंबर्स को भी नहीं। तो हमें क्यों जरूरत है चेंज करने की? क्योंकि अगर आप हिसाब लगाएं, और ऑन एवरेज एक एमपी का कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपए आता है, 750 एमपी है, और उसके अब चार चार तो सिक्योरिटी दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट देगी या कोई देगा? अब मुझे मालूम नहीं जनप्रतिनिधियों को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। जनप्रतिनिधि की तो सिक्योरिटी सबसे बड़ी उनकी जनता ही है, वही सबसे ज्यादा उनकी सुरक्षा करती है। अगर उनको उनसे विश्वास ही नहीं तो उनके जनप्रतिनिधि नहीं होना। और अब अगर 750 से 1250 हो जाएगा, देश का खर्चा तो बढ़ेगा ही। वो छोड़ दीजिए, खर्चा बढ़ना एक छोटी सी चीज है, पर संसद की ऑटोनॉमी है, संसद की जो डिस्कशन और डिबेट करने की जो कैपेसिटी, वो कम हो जाती है। इस वक्त भी, सॉरी, इस वक्त भी जिस तरह से सारी चीजें हो रही है, हम देखते हैं तो 750 एमपी है, उनमें से सारे साल में कई एमपी को तो एक बार भी बात करने का भी वक्त नहीं मिल पाता। बिल्कुल। और अब अगर आप 1250 कर देंगे तो क्या लाभ होगा? कोई लाभ तो होना नहीं है। पर हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को आप कह सकते हैं तमाम सरकारी पेड गुलाम और मिल जाए। पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जितनी ताकत है उसके हिसाब से वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, और मोहल्लों में, गलियों में या कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो भी कह लीजिए, उनकी जो एक दबदबा, या आप सीधे सीधे अगर हिंदी में कहें तो गुंडागर्दी भी कह सकते हैं, वो बढ़ जाती है। तो हमें जरूरत नहीं है संख्या बढ़ाने। और मैं समझता हूँ दक्षिण के राज्य बार बार इस तरह की बातें कह रहे हैं कि आप संख्या मत बढ़ाइए, और संख्या को फ्रीज कर दीजिए, क्या परेशानी है? लेकिन अभी जिस तरह नहीं, से मैं अभी अगर, जी बताइए, जी बताइए, बताइए। चलिए, बोलिए बोलिए, प्लीज प्लीज प्लीज। जिस तरह से ये अभी चंद्रबाबू नायडू ने अपना एक तरह की अपील की है लोगों से, अगर इस जहां पर शिक्षा होगी वहां पर जन्म दर कम होगी, ये तो सबको ही पता है। लेकिन अब अगर इस तरह से चंद्रबाबू नायडू बोलते हैं, तो क्या हम ये ना समझें कि कई और जगह पर अगर इस तरह से ही राज्य करने लगे तो देश की स्थिति क्या होगी? अपना अपना प्रतिनिधित्व पाने के लिए अगर इस तरह की होड़ लग गई और लोगों से आह्वान किया गया, क्योंकि यहाँ पे साक्षरता लोगों की, नेताओं की लोग सुनते भी हैं, तो अगर इस तरह की अपील की गई पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, तो ये किस तरह से, ये तो एक हेल्दी पॉलिटिकल धारा नहीं मानी जा सकती है। बिल्कुल नहीं है, चंद्रबाबू नायडू को भी पता है। तो चंद्रबाबू नायडू को उत्तर के राजनीति और राजनीतिक दलों को उनकर समझाने की जरूरत पड़ती। तो कैसे समझेंगे? वो अगर सीधे कहते इस पर बातचीत करो, डिबेट करो, सेमिनार करो, कौन सुनता? और सुन भी लेता तो आज तक इस तरह से चर्चा हो रही हो नहीं होती। तो उन्होंने एक जो छोटी सी चीज की है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। पूरा राष्ट्र इस बारे में सोच रहा है, बात कर रहा है, और ये भी सोच रहा है कि क्यों ना हम जो कोशिश कर रहे हैं सीटें बढ़ाने की, वो ना बढ़ाएं। और यही उचित है। हमें 1200 एमपी नहीं चाहिए, क्योंकि 1200 एमपी का मतलब है कि संसद, और जो है अभी भी संसद जो है, पिछले कई सालों से अगर हम देखें, संसद में कोई बातचीत हो ही नहीं पाती। संसद में स्पीकर जो चाहते हैं उतनी ही बात होती है, और तमाम तरह के जो बात होती है उस पर भी पाबंदी लगाई जाती है। और जब इतने सारे एमपीज हो जाएंगे, वो तो उनके लिए तो बहुत तो अच्छा रहेगा। तो आपके कहने का मतलब है कि मैं- एक तरह से बीजेपी जो है उसको एक आईना दिखाने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू ने की है कि अगर आप इस तरह की
आप बातों को अगर समझ नहीं रहे हैं, अगर उत्तर भारत को ही पूरा आप इस तरह से प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो साउथ के जो राज्य हैं वो क्या करेंगे? तो अपनी चीजों को बहुत ही इनडायरेक्टली वे में उन्होंने समझाने की कोशिश की है एक तरह से सेंटर को। जी हाँ। मैं इसको थोड़े से आपकी बात को थोड़ा सा समाप्त करते हुए ये कहूंगा, ये उनकी एक सॉफ्ट बगावत, और ये सॉफ्ट बगावत जो है, ये आवाज अगर सुन ली जाती है, और जो परिसीमन की बात हो रही है, कि परिसीमन आज से नहीं चल रही है, इंदिरा गांधी के समय से चल रही है, पर उन्होंने बहुत बारीकी से सोच समझ के इसको टाल दिया कि उन सारी बातों को समझ। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही काम, उनके वक्त भी ये बात आई थी कि इस तरह से परिसमन दोबारा करना चाहिए वगैरह वगैरह, पर यही सारी चीजें आई, और सबने जो है उचित यही समझा कि इसको जो है 25 साल के लिए उन्होंने टाल दिया। 25 साल हो गए, तो इसलिए 25 साल बाद आपको सीधा सीधा एक निर्णय करना चाहिए कि ये परिसमन बिल्कुल नहीं होगा, जो नंबर आ जाए वो फ्रीज रहेगा। पर आपको एक नया संसद भवन भी बनाना था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और संसद की संख्या बढ़ानी है जिससे कि पार्टी में फ्री जो है वर्कर्स मिल जाएं, बल्कि सरकारी पेड वर्कर्स मिल जाएं, जो कि संसद में बात करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं पूरे देश के राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को सोच समझ कर इस पर आगे बढ़ना चाहिए, और परिसीमन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लोकल परिसीमन कभी कभी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, वो एक अलग चीज है, पर 1250 की हमें जरूरत है। ये लेकिन प्रक्रिया शिवाजी के साढ़े शिवाजी सरकार साढ़े जी, सात एक सौ बात जो है और है। उतना ही रहना चाहिए। एक जी। बात और, जैसे जिस इस ये तो एक पहलू हो गया, लेकिन एक दूसरा पहलू तो ये भी है कि अगर जनसंख्या ज्यादा है किसी राज्य में, तो वहां पर प्रतिनिधित्व तो ज्यादा मिलना ही चाहिए ना, क्योंकि अगर जनसंख्या ज्यादा है, समस्याएं ज्यादा हैं, तो अगर वहां की चीजें लोग नहीं उठाएंगे, उनके प्रतिनिधि नहीं आएंगे संसद में, तो किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट किया जाएगा? अभी भी कर रहे हैं कि नहीं है, और सवाल ये है कि प्रतिनिधित्व की लेकिन बात उत्तर आपकी सही भारत की अगर देखा है। जाए, दक्षिण नहीं, भारत से मैं उत्तर आप भारत को देखा जाए, तो ये तो आप भी मानेंगे कि दक्षिण भारत में थोड़ा शिक्षा भी अच्छी है, एक तरह का डेवलपमेंट भी है, उस तरह से उत्तर भारत का भी नहीं है विकास। नहीं होगा, नहीं हो सकता है। दक्षिण भारत ने सोशल वेलफेयर के साथ अपनी जो पॉपुलेशन है उसको भी नियंत्रण में रखा। आज उनका कहना है इसके वजह से हमें सजा मिल रही है। उत्तर भारत में क्या, पूरे भारत में अगर शिक्षा की ही बात की जाए, अगर एक्स्ट्रा बच्चे इसी तरह से पैदा होते रहे, तो हम पिछले सवा सवा लाख स्कूलें जो है, सरकारी स्कूलें बंद कर चुके हैं पूरे भारत में, और जिसमें सबसे ज्यादा काउ बेल्ट में ही हुआ है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ है। तो हम तो कोई वेलफेयर स्कीम्स के एजुकेशन के बारे में तो हम सोचते नहीं है। ईरान हमारे लिए एक हिजाब का मुल्क है, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि ईरान में चाहे महिलाओं की शिक्षा हो, चाहे ओवरऑल शिक्षा हो, या रिसर्च जो है एक क्वालिटी रिसर्च होता है, हम ये बातें नहीं करते, और हम उसको एमुलेट करना भी नहीं चाहते। संख्या से सिर्फ सब कुछ नहीं होता है, संख्या आपके कहना सही है, पर संख्या से अगर रिप्रेजेंटेशन होता पार्लियामेंट में तो नहीं हो पाता है। संख्या की वजह से सारी चीजें नहीं होती, संख्या की भी एक सीमा है। इतने सारे लोग होंगे, भीड़ वहां पहुंच जाएगी, तो बातचीत क्या होगी? संसद में एक एक चीज जो सिर्फ संसद के सदन में ही बातचीत नहीं होती, संसद के हर गलियारे में डिस्कशन होती, और वो डिस्कशन का जो प्रोसेस है बहुत वाइब्रेंट है। अलग अलग कमरों में, अलग अलग पार्टी के कमरों में हर जगह डिस्कशन होते रहते हैं। तो जब इतने लोग होंगे, अभी भी कई पार्टियों के लिए बड़े, उनके दफ्तर बड़े छोटे छोटे हैं, उनके सारे लोग बैठ भी नहीं पाते। तो ये सारी चीजें देखिए, कई चीजें जो है प्रैक्टिकल नहीं होती है। रिप्रेजेंटेशन तो क्या, अमेरिका में ये इशू नहीं है, वहां भी तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है जब से उनको आजादी मिली है आज तक। इंग्लैंड में 640 है सालों से। स्कैंडिनेवियन कंट्री में चले जाइए, हर जगह है। कहीं के आप कह सकते हैं कि अगर आज पॉपुलेशन वहां घटा है, तो संसद के सदस्य तो घटा भी तो नहीं रहे हैं। तो ये अगर हम करते रहेंगे कि एक पेंडुलम की तरह हम चलते रहेंगे, जब बढ़ा तब बढ़ा दो, जब घटा तब घटा दो, मैं समझता हूं ये देश की राजनीति, देश की संसद की व्यवस्था और देश की अन्य सारी व्यवस्थाओं के लिए एक अनुचित चीज है। संसद की एक स्टेबिलिटी की जरूरत है। रिप्रेजेंटेशन आप पार्टी में दीजिए,
पार्टी में तो आपके इलेक्शन होते नहीं है, पार्टी में तो सिलेक्शन होते हैं, हर पार्टी में यही हो गया है। पार्टी में कहीं की इलेक्शन की सिस्टम नहीं है। कांग्रेस ने थोड़ा बहुत अभी रिज्यूम करने की कोशिश की है, बाकी तो किसी ने भी नहीं की। तो आप पार्टी के अंदर करिए ना, मेक ए पार्टीज वाइब्रेंट। पार्टीज वाइब्रेंट है नहीं। पार्टीज तो किसी एक आदमी के थंब के नीचे रहती है, के अंगूठे के नीचे जो है उसी तरह से उसको बात करनी ही है, उसके अलावा कोई बात करता नहीं है। अगर आप 60s की बात करें, 50s की बात करें, और आप देखिए पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन होते थे, तो रूलिंग पार्टी के लोग जो है सबसे वाइब्रेंट डिस्कशन होते हैं, सबसे अच्छे डिस्कस करते थे, बस सरकार की खाट खड़ी करके रख देते, जिसको हम कहते हैं, चाहे नेहरू सरकार की हो चाहे इंदिरा सरकार की। तो ऐसा नहीं है कि कम संख्या है तो अच्छी बात काम नहीं हो सकती, अच्छी प्रतिनिधित्व तो हो नहीं हो, ये गलत बात। एक लिमिटेड, इस मुल्क का अगर इसी तरह पॉपुलेशन बढ़ता रहा, आज 140 करोड़ हो गया है, कल 200 करोड़ हो जाएगा, तो संसद क्या आप पूरी दिल्ली को ही एक संसद बनाना चाहें? एक संसद भवन में तो आएंगे नहीं लोग सारे। इसलिए हमें प्रैक्टिकली, प्रोएक्टिवली एंड प्रैग्मेटिकली काम करने की जरूरत। वो काम हम नहीं करना चाहते। हम सिर्फ पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट जो है, जो आपने कहा कि जिसके यहाँ ज्यादा लोग है उसके ज्यादा रिप्रेजेंटेशन क्यों मिला, तो जिसके यहाँ कम है तो उसको कम रिप्रेजेंटेशन क्यों मिलेगा, उसकी भी तो सवाल हो गया। हर स्टेट की हैसियत बराबर की है, कोई स्टेट बड़ा नहीं है, कोई स्टेट छोटा नहीं है, पर इस तरह से हम स्टेट को छोटा बड़ा करने की कोशिश, और इस तरह से जब छोटा बड़ा करेंगे देश में जो बेमनस बढ़ेगा, और देश में के अलग अलग राज्यों के बीच में जो लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक बार हुआ था नागालैंड और असम के बीच में गोलियां भी चल गई, तो क्या हम उस स्थिति को ले जाना चाहेंगे क्या? हर राज्य स्वतंत्र हो जाएगा उस तरह से क्या हम देश को जो है विघटन की ओर ले जाना चाहेंगे एक छोटी सी अपनी गलती के लिए? तो हमें कई तरह से इसको सोचने की जरूरत है, और मैं समझता हूँ चंद्रबाबू नायडू का जो एक्शन है वो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उतना नहीं है, पर हाँ, अगर देश के नेता इन बातों को नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से बगावत होगी, और हर जगह बगावत होगी।